हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे 9 मॉडल्स लिख रखे हैं, इन सबको हम वन बाय वन कवर करेंगे। किस तरीके से ये मॉडल्स काम करते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं इन मॉडल्स की, कौन सा बेस्ट मॉडल रहता है किस यूज केस के लिए, इन सब टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट में इसके पाइथन इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे। फोरकास्टिंग मॉडल्स लर्न करने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है वाइट नॉइज, रैंडम वॉक क्या होता है, स्टेशनैरिटी क्या होती है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स एज्यूम करते हैं कि आपका जो डेटा है, टाइम सीरीज डेटा है, वो स्टेशनरी है। तो इसके लिए आपको स्टेशनैरिटी के कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी रिलेटेड टू टाइम सीरीज एनालिसिस। अभी यहाँ पे मैंने जितने इधर मॉडल्स लिखे हैं, ये जो मॉडल्स हैं यहाँ तक, ये जो मॉडल्स हैं वो यूनिवेरिएट मॉडल हैं। ओके, आई होप आपको यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट का मतलब पता होगा। और ये जो लास्ट के 4 मॉडल्स हैं, ये मल्टीवेरिएट मॉडल हैं। मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट का मतलब क्या होता है? यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल, एंड मल्टीवेरिएट मतलब मल्टीवेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल। इट मीन्स कि जो आपको, जैसे कोई आपका टाइम सीरीज डेटा है, अगर उसी टाइम सीरीज डेटा को आपको प्रिडिक्ट करना है और आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप यूनिवेरिएट एनालिसिस का यूज़ करके यूनिवेरिएट मॉडल्स लगा सकते हो। तो ये जितने भी AR हैं, MA है, अरीमा मॉडल, सरीमा मॉडल, ये सब यूनिवेरिएट मॉडल हैं। इसमें किसी और टाइम सीरीज डेटा का इफेक्ट नहीं होता है। ओके, बट यहाँ पे अगर हम बात करें वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव, वेक्टर मूविंग एवरेज, वेक्टर अरीमा मॉडल, तो ये क्या है? ये मल्टीवेरिएट मॉडल है जिसमें अदर फैक्टर्स, अदर टाइम सीरीज डेटा का भी इन्फ्लुएंस होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल, दैट इज ऑटो रिग्रेसिव, जिसको हम शॉर्ट में AR मॉडल कहते हैं। AR मॉडल। रिग्रेशन का मतलब आपको पता होगा, जैसे हम रिग्रेशन निकालते हैं, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि जो आपका डेटा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपका कुछ डेटा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, इस तरीके से आपका कुछ डेटा है। तो इसमें हम क्या करते थे कि एक लीनियर लाइन फिट करते थे। ठीक है, लीनियर लाइन फिट कर रहे हैं, ये होता है रिग्रेशन मॉडल। ऑटो रिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ कि जो रिग्रेशन हम फिट कर रहे हैं वो उसी सीरीज पे फिट करेंगे। ओके, उसी सीरीज का हम लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे पास्ट वैल्यू से। ओके, सो इट यूजेस पास्ट वैल्यूज। ओके, पास्ट वैल्यूज किसका? खुद की ही टाइम सीरीज का पास्ट वैल्यू यूज करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है ये मॉडल। जैसे कि 2-3 दिन पहले का डेटा लिया, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि आज का डेटा क्या होगा। ओके, इस तरीके से ये वर्क करता है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। सो AR मॉडल का हम एक ऑर्डर सेट करते हैं कि हमें कितने लैग वर्जन को यूज़ करना है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो जितने भी फोरकास्टिंग मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं, इवन द ऑटो रिग्रेसिव, उसमें एक ऑर्डर होता है जिसको हमें सेट करना होता है। जितना बेटर आपका ऑर्डर रहेगा, जितना सही आपका ऑर्डर ऑफ द मॉडल रहेगा, उतना ही बेटर आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन मिलेगा। ओके, उतना ही जो भी फोरकास्टेड वैल्यूज़ रहेगी, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ रहेगी, वो एक्चुअल वैल्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहेगी। ओके, सो AR मॉडल का जो ऑर्डर होता है, order of AR model denoted by P. ओके, दिस P। तो अभी अगर हमने P वैल्यू सेट कर दी 1, तो वो हो जाएगा AR ऑफ ऑर्डर P। अगर हमने P की वैल्यू 2 रखी है तो वो हो जाएगा AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 2। सो P इज नथिंग बट द नंबर ऑफ लैग्ड ऑब्जर्वेशन, लैग्ड ऑब्जर्वेशंस। लैग्ड ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? जो भी आप P वैल्यू डिसाइड कर रहे हो, उतना ही पास्ट वैल्यूज़ को यूज़ किया जाएगा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में। AR मॉडल ऑफ P ऑर्डर किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं? YT इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट टर्म प्लस फाई ऑफ YT-1 प्लस फाई YT-2 plus so on to phi YT-P plus the error term. Error term is nothing but the white noise. तो जैसा कि मैंने बोला, white noise पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है कि वाइट नॉइज़ क्या होता है, आपको नहीं पता, तो प्लीज़ चेकआउट द वीडियो। मैंने कम्प्लीटली उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किस तरीके से आप उसको फाइंड कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो टाइम सीरीज़ है वो वाइट नॉइज़ है या फिर रैंडम वॉक है, ये भी मैंने बता रखा है उस वीडियो में। ओके, सो
This is the white noise. C is the constant term. Phi is nothing but the parameter, and this yt minus 1, yt minus 2 are the past values, सो जो भी आपकी p वैल्यू रहेगी उतना तक का जो वैल्यू होगा पास्ट वैल्यू, उसको यूज़ करके हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारा AR मॉडल ऑफ 2 की बात करें, AR मॉडल ऑफ 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट टर्म फाई ऑफ वाई टी माइनस 1 प्लस फाई ऑफ वाई टी माइनस 2, एंड दिस फाई 1 इज डिफरेंट पैरामीटर फॉर डिफरेंट लैग वर्जन. ओके, AR1 क्या हो जाएगा, C प्लस फाई 1 वाई टी माइनस 1. सो मूविंग एवरेज मॉडल, तो जैसे हमने ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में बात किया था, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्या यूज़ करता है, पास्ट वैल्यूज़ को, उसी टाइम सीरीज डेटा के पास्ट वैल्यूज़ को यूज़ करके वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है. मूविंग एवरेज मॉडल क्या करता है, इट यूजेस द पास्ट एरर टर्म्स, और यू कैन से द रेसिडुअल हमने टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन में भी बात किया था. जो हमारा डिकम्पोज होता है वो किस में टर्म्स में होता है, पहले तो आपका ट्रेंड होता है, सीजनैलिटी होता है, और रेसिडुअल जो बचता है वो. ओके, सो पास्ट एरर टर्म्स को यूज़ करके ये मूविंग एवरेज मॉडल बताता है कि फ्यूचर में क्या वैल्यू रहेगी. सो जिस तरीके से ऑटो रिग्रेसिव मॉडल पास्ट वैल्यूज़ को यूज़ करता है एक रिग्रेशन मॉडल में, उसी तरीके से मूविंग एवरेज भी रिग्रेसिव लाइक मॉडल ही है जिसमें पास्ट वैल्यूज़ की जगह पास्ट एरर टर्म्स को यूज़ कर रहा है. सो मूविंग एवरेज में भी हम एक ऑर्डर डिसाइड करते हैं. ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज मॉडल इज Q. Q क्या है, नंबर ऑफ लैग्ड एरर टर्म्स. कितने पास्ट एरर टर्म्स का यूज़ करना है हमें फॉर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर. ओके, तो इसका अगर हम मॉडल का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, वाई टी इक्वल्स टू द वाइट नॉइज प्लस थीटा एरर टर्म t माइनस 1 थीटा 1 सॉरी theta 2 error term t minus 2 and so on to theta q error term of t minus q. तो इस तरीके से आपका मूविंग एवरेज मॉडल यूज़ होता है. ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला बिहाइंड द मूविंग एवरेज मॉडल. सो सेम अगर आप ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में देखोगे तो उसमें भी सेम इस तरीके का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है. ओके, बट यहाँ पे पास्ट वैल्यूज़ की जगह एरर टर्म्स हैं, दैट्स इट. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 2. ओके, तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको दिख रही है, मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 2, और हमने इनिशियल वैल्यूज ऑफ एरर टर्म ले रखा है क्या, 0. ओके, सो हमने इनिशियल वैल्यू 0 रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे हम जैसे विंडो 2 है. ओके, विंडो 2 है तो स्टार्टिंग के जो 2 रहेंगे वो हमेशा 0 ही रहेंगे. ओके, अगर यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज ऑफ 3 लिया होता तो हमारा जो एरर टर्म होता स्टार्टिंग के वो 3 जीरोज़ होते हैं. ओके, सो 0.06 एंड 0.03 क्या है, ये हमारा थीटा 1 एंड थीटा 2 है. ओके, थीटा 1 क्या है, 0.6. ये जस्ट मैंने एज्यूम किया है टू गिव यू एन एग्जाम्पल. सो यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 निकाला है. दिस इज़ द सिंपल एरर टर्म. ओके, दिस इज़ द वाइट नॉइज एरर टर्म एंड दिस इज़ द लैग्ड वर्जन ऑफ पास्ट एरर टर्म. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू है माइनस द फोरकास्टेड वैल्यू. फोरकास्टेड वैल्यू यहाँ पे क्या निकली है, 0. ओके, सो यहाँ पे आ गया 13. देन 13 को हमने लिया है एज अ एरर टर्म. ओके, पास्ट एरर टर्म क्या है, 13 है, एंड द सेकेंड लास्ट एरर टर्म क्या था, 0. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7.8. तो 7.8 हमने यहाँ पे 15 में से माइनस किया तो आ गया 7.2. सो 7.2 हमारा लेटेस्ट एरर टर्म हो जाएगा, एंड देन उसके सेकेंड लास्ट क्या था एरर टर्म हमारा 13. ओके, दिस इज़ द 13. सो यू कैन सी इस तरीके से हमारा डेटा आया है, सेकेंड एरर टर्म एंड द लाइक लेटेस्ट एरर टर्म यहाँ से आ रहा है. ओके, लेटेस्ट एरर टर्म यहाँ से आ रहा है. सो दैट इज़ हाउ द फोरकास्टिंग इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एरर टर्म्स. आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मूविंग एवरेज तो हमने कुछ और पढ़ा था, ये एरर टर्म्स कहाँ से आ गया. मूविंग एवरेज का मतलब क्या कि स्लाइडिंग हमने एक विंडो ले लिया है, फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ का, या फिर स्लाइडिंग विंडो हमने 4 रख दिया तो वो 4 वैल्यूज़ का एवरेज होके हमें एक वैल्यू मिल जाता है. तो 2 तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं, एक होता है फोरकास्टिंग मॉडल और दूसरा होता है स्मूदनिंग टेक्निक.
जिससे कि हम जो हाई फ्लक्चुएशंस होते हैं डेटा को उसको स्मूथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मूथनिंग टेक्निक दैट इज मूविंग एवरेज. Okay, and moving average model is different thing that is using past error terms to predict the future values. It is not the smoothing technique. कि जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका कुछ टाइम सीरीज डेटा है, ओके, दिस काइंड ऑफ टाइम सीरीज डेटा, और वो मूविंग एवरेज अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज हो सकता है, वेटेड मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होता है. सो वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके से कुछ डेटा लेके मूविंग एवरेज निकाल लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज निकाला है ऑफ विंडो 5. ओके, 5 विंडो का हमने यहाँ पे निकाला है. तो ये जो है ये क्या है, ये सिंपल एवरेज निकाल रहा है. ओके, दिस इज नॉट प्रिडिक्टिंग समथिंग. ये हाई फ्लक्चुएशन को सिर्फ स्मूदन आउट कर रहा है. ओके, सो हमने AR मॉडल देखा कि वो क्या यूज़ करता है, पास्ट वैल्यूज़ को यूज़ करता है. मूविंग एवरेज देखा कि वो पास्ट एरर टर्म्स को यूज़ करता है. सो उन दोनों मॉडल के फीचर को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें मिल जाता है आर्मा मॉडल. ओके, दैट इज ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल. सो इट कंबाइंस AR एंड MA मॉडल. सो सपोज आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जिसका करंट वैल्यू उसके पास्ट वैल्यू पे डिपेंड तो करता है, बट उसके साथ साथ उसमें हाई फ्लक्चुएशंस भी हैं. तो उसके लिए हम ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल का यूज़ कर सकते हैं. ओके, दैट विल कंबाइन both features of the model, that is AR model and the moving average model. So it captures both temporal dependency and error terms. इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जैसे ये AR और MA दोनों मॉडल को यूज़ कर रहा है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा PQ. P फॉर AR मॉडल, मतलब AR मॉडल का ऑर्डर, और Q क्या है, वो MA मॉडल का ऑर्डर है. इन दोनों कंबाइन करके हम आर्मा मॉडल बना सकते हैं. ओके, सो आर्मा मॉडल ऑफ ऑर्डर P एंड Q इज डिनोटेड बाय YT इक्वल्स 5 1 Y T minus 1 plus 5 plus 5 2 Y T minus 2 so on 5 P Y T minus P. Theta of error T minus 1 plus theta of error T minus 2 so on to theta Q 1 and 2 error T minus Q. So this is the ARMA model. Okay, this is the ARMA model. Now here comes the ARIMA model. ARIMA model में अभी क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, this I stand for integrated. Integrated मतलब क्या, this I part involves differencing order. डिफरेंसिंग ऑर्डर का मतलब क्या, डिफरेंसिंग हमने पहले ही पढ़ रखा है, हमने मेकिंग अ टाइम सीरीज डेटा स्टेशनरी वाले वीडियो में देखा था. डिफरेंसिंग क्या होती है, अगर आपके पास नॉन स्टेशनरी डेटा है तो उसको आप स्टेशनरी बनाने के लिए डिफरेंसिंग का यूज़ कर सकते हो. दैट विल रिमूव द ट्रेंड एंड सीजनैलिटी एंड मेक इट अ स्टेशनरी डेटा. ओके, सो डिफरेंसिंग का हमने 2 ऑर्डर देखा था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस. मैक्स टू मैक्स आप 3 ऑर्डर डिफरेंस तक जा सकते हो. उससे ज़्यादा अगर आप डिफरेंस करते हो तो आपके जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो इन्फॉर्मेशन है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो ओवर डिफरेंस हम नहीं करते हैं. अगर आपके पास एक नॉन स्टेशनरी डेटा है, आपने कितना डिफरेंसिंग उसमें यूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 यूज़ किया है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, आई का 1 हो जाएगा. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग यूज़ किया है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ओके, सो दिस अरिमा मॉडल, इसका ऑर्डर क्या होता है, P D एंड दिस Q. P जैसा कि हमने बात किया था, P किसके लिए है, AR मॉडल के लिए. Q किसके लिए है, MA मॉडल के लिए. दिस D इज फॉर द डिफरेंसिंग ऑर्डर. दिस D इज फॉर डिफरेंसिंग ऑर्डर. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अरिमा मॉडल है 1 1 1 1. आर्मा मॉडल 1. डिफरेंसिंग आपने यूज़ कर रखी है इसमें फर्स्ट ऑर्डर, एंड एरर टर्म भी आप कितना ले रहे हो, 1. ओके, पास्ट 1 एरर टर्म ले रहे हो. फॉर्मूला बेसिस पे अगर हम चेक करें तो जैसे हम डिफरेंस निकालते हैं, ओके, डिफरेंस्ड ऑर्डर. सो डिफरेंस्ड ऑर्डर ऑफ वाई टी इक्वल्स टू 5 1 ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई टी माइनस 1 प्लस 5 डिफरेंस ऑफ 5 2
y t minus 2. Similarly goes for phi p difference of y t minus p प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा थीटा 1 एरर t minus 1, theta 2 error t minus 2, and so on to theta q error term of t minus q. Okay, so that is the ARIMA model. यहाँ पे डिफरेंस्ड सीरीज ले रहे हैं हम, डिफरेंस सीरीज. ओके, डिफरेंस्ड वैल्यू जो भी रहेगी आपका, जो भी आपने ऑर्डर लगा रखा है डिफरेंसिंग का, वो वैल्यू रहेगी और उसी की वैल्यू के बेसिस पे आपका डिफरेंस्ड फोरकास्ट वैल्यू निकलेगी. नाउ कम्स द सरीमा मॉडल. सरीमा मॉडल, अभी इसमें क्या पार्ट है आपका, अरीमा मॉडल का पार्ट है. यहाँ पे अरीमा मॉडल का पार्ट आपको मिल जाता है. ओके, सो दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अरीमा मॉडल. एस स्टैंड्स फॉर सीजनैलिटी. ओके, सीजनल अरीमा मॉडल, सीजनल अरीमा मॉडल. सो हमने बात कर लिया टाइम सीरीज डेटा का. अगर वो पास्ट वैल्यू पे डिपेंडेंट है तो हम AR मॉडल लगाएंगे. अगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है तो हम MA मॉडल लगाएंगे. अगर टाइम सीरीज डेटा आपका पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट भी है प्लस उसके साथ साथ आपका फ्लक्चुएशन भी काफ़ी ज़्यादा है तो हम आर्मा मॉडल लगाएंगे. अगर आपने डिफरेंसिंग परफॉर्म किया है तो हम अरीमा मॉडल लगाएंगे. बट अगर आपके डेटा में सीजनैलिटी भी प्रेजेंट है तो उसके लिए हम सरीमा मॉडल लगाएंगे. ओके, इसमें ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सरीमा मॉडल हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सरीमा P D Q with P D Q and M. Okay, this one is the order of ARIMA model and this one are the order of seasonal part. And this M is for period. ओके, इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डर ऑफ अरीमा मॉडल तो आपको सिंपल पता चल रहा है कि पी डी क्यू क्या रखना है. ऑर्डर ऑफ सीजनल पार्ट मतलब क्या है, जैसे कि आपका अगर डेटा है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपका इस तरीके से डेटा है. ओके, सो इसमें आपको पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, जो पी वैल्यू है आपकी, जो लैग्ड वर्जन पास्ट वैल्यूज़ पे कितना डिपेंड कर रहा है, वो सपोज आपका 2 है. नॉन स्टेशनरी डेटा है तो आपका डी हो जाएगा 1. क्यू आपका एरर टर्म कितना है कि 1. ठीक है, तो दिस इज़ फॉर द कंप्लीट सीरीज. अभी हमको सीजनल पार्ट की बात करनी है तो दिस इज़ द सीजनल पार्ट. ओके, दिस इज़ द सीजनल पार्ट. अभी सीजनल पार्ट में हम इस वैल्यू को निकालेंगे कि अगर हम सिंगल सीजनल पार्ट लेते हैं तो उसमें पी डी क्यू की वैल्यू जो है वो क्या है. ओके, फॉर द सिंगल सीजन. ओके, तो उसमें जो पी डी क्यू की वैल्यू आएगी वो होगी आपके सीजनल पार्ट का ऑर्डर. एंड फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका सीजन है ये हो रहा है आपका 12 मंथ्स में, या फिर 6 मंथ में आपका सीजन हो रहा है, 3 मंथ्स में सीजन है, लाइक क्वार्टरली सीजन्स आपके आ रहे हैं. ठीक है, तो अगर क्वार्टरली सीजन है तो आपकी एम की वैल्यू हो जाएगी 3. अगर आपका ईयरली है तो एम की वैल्यू हो जाएगी 12, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, कि आपका जो डेटा है वो कितने सीक्वेंस पे लिया गया है, डेली का है, मंथली का है, या फिर ईयरली का है. ओके, आफ्टर 3 ईयर्स आपका हो रहा है तो अगर आपके पास ईयरली डेटा है तो एम इक्वल्स टू 3 हो जाएगा. सो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, पीरियड ऑफ द डेटा, कि कितने टाइम सीक्वेंस पे आपने डेटा को कैलकुलेट किया है. तो अभी तक हमने जितने मॉडल पढ़े, सरीमा, अरीमा, AR, MA, आर्मा मॉडल, ये सब जैसे कि मैंने बताया यूनिवेरिएट मॉडल्स हैं. जिस डेटा को प्रिडिक्ट करना है उसी की पास्ट वैल्यूज़ की हेल्प से हम उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं. ओके, अभी हमारे पास कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी रहती है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेदर का डेटा है जिसमें आपको टेम्परेचर दिया गया है. ठीक है, तो टेम्परेचर और अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गया या फिर विंड प्रेशर हो गया. ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक मल्टीवेरिएट डेटा हो गया. ओके, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. सिर्फ एक सिंगल टाइम सीरीज डेटा के अलावा हमारे पास उसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ओके, जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ को. तो उसके लिए ये सारे मॉडल बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है. तो वहाँ पे आते हैं हमारे पास जो मल्टीवेरिएट मॉडल हैं, वो इन्हीं सारे मॉडल का एक्सटेंडेड वर्जन है, बट उसमें मोर देन वन वेरिएबल की हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं. सो दीज आर द 4 वेक्टर मॉडल दैट यूजेस द मल्टीपल टाइम सीरीज एंड देयर dependencies on each other to
प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज़। इनके अगर आप मैथमेटिकल फार्मूलाज को देखना चाहते हो तो ऑनलाइन देख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने जितने भी फार्मूलाज बताए हैं इन्हीं का क्रॉस टर्म होता है डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के लिए, एंड देन कंबाइनली जो भी वैल्यूज निकलती है वो आपका वेक्टर मॉडल का आउटपुट होता है। सो वेक्टर मॉडल्स में एक टेस्ट होता है ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट। कॉजेलिटी टेस्ट, कॉजेलिटी टेस्ट ये क्या डिफाइन करता है कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 5 सीरीज़ हैं, ठीक है, 5 सीरीज़ हैं, उसमें से आपको ये देखना है कि लाइक 4 सीरीज़ क्या 5th सीरीज़ को प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल हैं या नहीं, उसको कॉज कर रहे हैं यानी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नहीं। तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इट डज इज it checks if X causes Y or not, or you can say one time series can predict another time series or not. इधर यू कैन फाइंड द कोरिलेशन, ठीक है, जैसे उसके लैग्ड वर्जन से आप कोरिलेशन निकाल लो कि क्या मतलब उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है नहीं, क्या उसको कॉज कर रहा है नहीं, या फिर ये टेस्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हो। इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द कोरिलेशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो इफ टुडेज एप्पल स्टॉक प्राइस can help predict tomorrow's Tesla price, Tesla stock price. Okay, now let's see the Python implementation of all these models. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे AR मॉडल को फिट किया है, उसके लिए मैंने फिर से डाउनलोड किया है स्टॉक डेटा को फ्रॉम 2023 जनवरी 1, ओके, फॉर एप्पल स्टॉक। और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका डिफरेंस फाइंड किया है। डिफरेंस इन द सेंस हम उसको स्टेशनरी बना रहे हैं, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया था कि जो डेटा है वो नॉन स्टेशनरी है, और उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस करने पे जो हमें डेटा मिलता है वो हमें स्टेशनरी डेटा मिलता है। और फर्स्ट वैल्यू जैसे कि NA आती है तो हमने यहाँ पे ड्रॉप NA लगाया है। सो दैट इज़ द एप्पल प्राइस स्टेशनरी डेटा। ओके, फिर हमने यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट किया है टू टेस्ट और इवेलुएट द मॉडल परफॉर्मेंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे लास्ट 30 डेज को एज अ टेस्ट डेटा लिया है। ऑटो रैक करके एक फंक्शन है AR मॉडल में, स्टैट्स मॉडल की लाइब्रेरी में, दैट इज यूज्ड एज अ AR मॉडल, ओके, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। और यहाँ पे हमें पास क्या करना है, जिस डेटा पे हमें फिट करना है मॉडल को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग डेटा। और लैग हम यहाँ पे 30 ले रहे हैं क्योंकि हमें 30 डेज़ को प्रिडिक्ट करना है। अगर आप सिंगल डे प्रिडिक्शन करना चाहते हो और उसको फॉर लूप में लगा के फॉर 30 डेज़ करना चाहते हो तो आप वो तरीका भी अपना सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट 30 डेज़ प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन द लास्ट 30 डेज़, जो भी लैग वैल्यू रहेगी 30 डेज़ की, उसके बेसिस पे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे मॉडल को फिट किया है, देन यहाँ पे मैंने टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन किया है। यहाँ जो फिट मॉडल हमें मिल रहा है, फिटेड मॉडल, उस पर आप ये फंक्शन कॉल कर सकते हो डॉट प्रिडिक्ट, और उसमें स्टार्टिंग आपको देनी पड़ेगी कि किस लेंथ से आपको डेटा प्रिडिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेंथ ट्रेन डेटा दिया है, इसका मतलब ट्रेनिंग डेटा तक मेरा जो मॉडल है वो फिट हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद का जो डेटा है वो हमें प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो हो जाएगी वो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या आ रहा है। सो लेंथ ऑफ ट्रेनिंग डेटा इज 408। तो 408 से प्रिडिक्शन शुरू होगा एंड दिस इज द एंड। सो 408 से 421 तक का डेटा टेस्ट डेटा में प्रेजेंट है और उसी का प्रिडिक्शन हमें चाहिए। ओके, देन मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है जो प्रिडिक्टेड डेटा है मॉडल से जो हमें मिला है वो, एंड देन जो एक्चुअल वैल्यूज़ है टेस्ट डेटा। ओके, और इंडेक्स मैंने दोनों का सेम रखा है जो कि है टेस्ट डेटा का इंडेक्स। और लास्ट में मैंने इवेलुएट किया है मॉडल यूजिंग RMSE स्कोर, रूट मीन स्क्वायर एरर। ओके, इसको मैंने किस तरीके से कॉल किया है, मीन स्क्वायर्ड एरर मैंने कॉल किया है sklearn.matrix फंक्शन से। ओके, एंड देन इसमें पास किया है जो एक्चुअल वैल्यू है वो और प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो।
और फिर मैंने यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट निकाला है। इससे हमें MSE वैल्यू मिलती है, मीन स्क्वायर एरर मिलता है, और उसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें रूट मीन स्क्वायर एरर मिल जाता है। ओके, सो दिस इज़ द एप्पल स्टॉक प्राइस एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो आपका एक्चुअल डेटा है एंड दिस रेड लाइन इज शोइंग प्रिडिक्टेड प्राइस। सो आप देख सकते हो मॉडल ने काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट किया है जो कि एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे RMSE भी आपको बहुत ही लो देखने को मिल जाता है, दैट इज़ 3.42। ओके, नेक्स्ट वी हैव फिटेड द MA मॉडल। MA मॉडल ऐसे डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं है MA मॉडल के लिए, तो हम अरीमा मॉडल का ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अरीमा में 3 ऑर्डर होते हैं, P, D एंड Q। अगर हम P और D को 0 रख देंगे तो जो रिजल्टेंट मॉडल होगा वो मूविंग एवरेज मॉडल होगा। ओके, सो मैंने अरीमा ऑर्डर में जो P, D, Q का जो ऑर्डर है वो मैंने सेट किया है 30, और P और D को मैंने 0 रखा है। दैट मीन्स दिस इज़ अ मूविंग एवरेज मॉडल। सो जैसे हमने AR मॉडल को फिट किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे MA मॉडल को भी फिट किया है। देन सेम फंक्शन से ही हमने प्रिडिक्शन निकाला है, प्लॉट किया है वैल्यू एंड देन इवेल्युएट किया है। दिस इज द प्रिडिक्शन ऑफ मूविंग एवरेज मॉडल, और इसका RMSE भी 3.56 है, दैट इज़ वेरी लो, बट कंपेरिजन टू AR मॉडल दिस इज हाई। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट परफॉर्म कौन किया? AR मॉडल। नेक्स्ट कम्स द आर्मा मॉडल। आर्मा मॉडल में हमने यहाँ पे जो D की वैल्यू है उसको अगर हम 0 रख देंगे तो रिजल्टेंट मॉडल हमें आर्मा मॉडल मिल जाएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे 7 ऑर्डर ही क्यों लिखा है? मैंने यहाँ पे इसको रैंडमली सेलेक्ट किया है बेस्ड ऑन द RMSE स्कोर। मैंने 2-3 ऑर्डर पे मॉडल को फिट किया, सबसे बेस्ट मॉडल मुझे इन दोनों ऑर्डर पे मिला। आप और भी ऑर्डर्स को ट्राई कर सकते हो बेस्ड ऑन द RMSE स्कोर। So this is one of the method to select the order of the model, but there is an actual method from which you can select the best order for your model that will give you the best results. That comes from the ACF and PACF plot, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। So this is the ARMA model and इसका RMSE स्कोर है 3.3, that is even less than AR and MA model. नेक्स्ट कम दिस अरीमा मॉडल, जहाँ पे हमने डिफरेंसिंग को पास किया है 1, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस स्टेशनरी था। ओके, देन सेम जो मैंने ऊपर परफॉर्म किया है, जो मैंने कोड लिखा है सेम कोड यहाँ पे भी लिखा है, बस यहाँ पे मॉडल चेंज हो रहा है। ओके, और इसका जो RMSE स्कोर है 3.49 है, ये थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आर्मा मॉडल। सो इस तरीके से आप डिफरेंट मॉडल्स को फिट करके देख सकते हो कि बेस्ट फिट मॉडल कौन सा है बेस्ड ऑन योर डेटा, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द मॉडल। ओके, नेक्स्ट कम दिस सरीमा मॉडल। सरीमा मॉडल का भी मैंने जो ऑर्डर है ये रैंडमली सेलेक्ट किया है जो कि मुझे अच्छा स्कोर दे। सो मैंने यहाँ पे सीजनल ऑर्डर 45 क्यों लिया है? बिकॉज इफ़ यू सी द टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन दैट वी हैव सीन इन अर्लियर वीडियोज, टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सो यू कैन सी द कंप्लीट साइकिल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द February टू द मिड ऑफ March। सो ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे 45 ही लिखा है। सो दिस इज़ द फंक्शन दैट इज़ यूज फॉर द सरीमा मॉडल। इस तरीके से आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है 3.28। जैसे कि हमारे डेटा में सीजनैलिटी प्रेजेंट है, सो दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग वेरी लो RMSE स्कोर एज कम्पेयर टू द अदर मॉडल इन दिस सरीमा मॉडल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर मॉडल्स की। जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि ये जो मॉडल्स हमने फिट किया है ये सिर्फ क्लोज प्राइस पे फिट है, मतलब पास्ट क्लोज प्राइस को देखते हुए हम फ्यूचर के क्लोज प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट वेक्टर मॉडल्स में हम क्या करते हैं, किसी एक टाइम सीरीज डेटा के बेसिस पे हम दूसरे टाइम सीरीज डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने वेक्टर मॉडल को फिट करने के लिए टेस्ला डेटा को डाउनलोड किया है फ्रॉम 23 Jan, जैसे कि हमारे पास एप्पल का डेटा था। ओके, और हमारा ये हाइपोथेसिस है कि हमारा जो टेस्ला का और हमारा ये हाइपोथेसिस है कि एप्पल का जो आज का डेटा है वो कल के टेस्ला के क्लोज प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकता है या फिर नहीं। ओके, तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 2 टाइम सीरीज डेटा। ओके, तो ये मल्टीवेरिएट बन जाता है। दिस इज़ द टेस्ला डेटा। ओके, सो दिस इज़ द स्टॉक डेटा। यहाँ पे मैंने टेस्ला क्लोज एंड एप्पल क्लोज करके एक कॉलम बनाया है। यू कैन सी टेस्ला क्लोज मैंने क्या किया है, टेस्ला डेटा का जो क्लोज प्राइस था उसको मैंने इसमें टेस्ला क्लोज करके एक कॉलम में डाल दी है इन द सेम स्टॉक डेटा। और एप्पल क्लोज को मैंने क्या किया है, शिफ्ट किया है, शिफ्ट बाय 1। क्यों शिफ्ट किया है? ताकि कल के एप्पल के क्लोज प्राइस के बेसिस पे मैं आज का टेस्ला प्राइस प्रिडिक्ट कर सकूं। ओके, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट बाय 1 किया है।
देन ड्रॉप एनी किया है क्योंकि शिफ्ट करने से भी हमारे पास एक सिंगल एनी वैल्यू आ जाती है स्टार्टिंग में। देन यहाँ पे ग्रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट मैंने परफॉर्म किया है। जैसे कि हमने बात किया था, ग्रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट ये चेक करने के लिए होता है कि एक टाइम सीरीज डेटा क्या दूसरे टाइम सीरीज डेटा को कॉज करता है, क्या अफेक्ट करता है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको पास किया है। एप्पल क्लोज एंड टेस्ला क्लोज, ड्रॉप एन ए और मैक्स लैग हमने यहाँ पे लिया है 14। तो हमें जो हमें यहाँ पे जो एफ स्टैटिस्टिक और पी वैल्यू मिल रही है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एप्पल का क्लोज प्राइस जो है वो टेस्ला के क्लोज प्राइस को कम्प्लीटली अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने कुछ वेक्टर मॉडल्स को फिट किया है। सो मॉडल फिट करने से पहले हमने इन दोनों ही डेटा को डिफरेंस किया है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग निकाला है, ओके, एंड देन ट्रेन एंड टेस्ट डेटा में स्प्लिट किया है। तो पहला मॉडल हमने जो फिट किया है वो है वेर मॉडल, ओके। सिंपली ट्रेन डेटा पास करना है, फिट करना है, मैक्स लैग 7 यहाँ पे मैंने पास कर दिया, ओके। देन फोरकास्ट करना है जो भी आपकी वैल्यूज़ रहेगी वो, यहाँ रिजल्ट ये वाला रिजल्ट है, ओके, K_R एंड देन स्टेप्स जो भी आपका टेस्ट डेटा है वो, ओके। सो दिस इज़ द फोरकास्टिंग फंक्शन जिससे आपको प्रिडिक्शन मिल जाएगा। और सिमिलरली जैसे हमने प्लॉट किया था ऊपर सरीमा मॉडल्स के लिए, वैसे ही हमने यहाँ पे प्लॉट किया है टेस्ला प्राइस के लिए, ओके, एक्चुअल वर्सेस फोरकास्टेड, एंड यहाँ पे इवेलुएट किया है। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्राइस, दिस इज़ द फोरकास्टेड प्राइस एंड दिस इज़ द RMSE स्कोर। सो RMSE स्कोर 7.73 है। दैट इज़ एक जनरल प्रिडिक्शन दे रहा है कि हाँ एप्पल के स्टॉक प्राइस के बेसिस पे क्या हो सकता है आगे आने वाले टेस्ला का प्राइस, ओके। सिमिलरली जैसे हमने अरीमा मॉडल का यूज़ करके MA मॉडल को फिट किया था, वैसे हमने यहाँ पे वेर मैक्स मॉडल को यूज़ करके VMA मॉडल फिट किया है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ऑर्डर ऑफ 14, ओके। आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको 14 कर दूँ, सो आप देख सकते हो यहाँ पे RMSE ज़्यादा आ गए, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्स लैग को 7 ही रखा था, ओके, 7.72। VMA अगर हम यहाँ पे फिट करें 14 ऑर्डर पे, दिस इज़ द प्रिडिक्शन फॉर VMA मॉडल दैट इज़ 8.02। अगेन इट इज़ हायर देन दिस वेर मॉडल। और लास्ट में हमने वरीमा मॉडल फिट किया है वेर मैक्स का यूज़ करके ऑर्डर ऑफ 14 एंड 14, ओके, एंड दिस इज़ द रिजल्ट 8.1। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट मॉडल्स को फिट करके देख सकते हो कि आपका कौन सा मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ऑन योर टाइम सीरीज डेटा सेट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।